हेलो बच्चों। बच्चों हम केमिस्ट्री सेकंड चैप्टर स्टडी कर रहे थे। आज उसमें नेक्स्ट कॉन्सेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। समझ रहे हैं सबसे पहले फिजिकल चेंज क्या है। हालांकि हम इसको डिफरेंस के फॉर्म में पढ़ लेंगे। बेसिकली ये टाइप की रिएक्शंस को ही हम स्टडी कर रहे हैं कि क्या क्या चेंजेस किए जाएं तो वो फिजिकल कहलाएगा और क्या क्या किया जाए तो वो केमिकल कहलाएगा। क्या डिफरेंसेस है दोनों में। तो फिजिकल चेंजेस आर दो चेंजेस जिसमें हम चेंज तो कर रहे हैं बट कोई नया सब्सटेंस, न्यू सब्सटेंस नहीं बन रहा है। ओके, तो व्हाट इज रिटन, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड इन फिजिकल चेंज। ओके, कि आपने कुछ भी एक्टिविटी की बट कुछ नया नहीं बना, केमिकल कोई नया फॉर्मेशन नहीं हुआ, तब ये क्या कहलाएगा, फिजिकल चेंज कहलाएगा। जस्ट आपने पेपर को फाड़ दिया, ऑन टीयरिंग द पेपर आपको लग रहा है कि आपने कुछ एक्टिविटी की बट उसमें कुछ नया सब्सटेंस नहीं बना है, पेपर था तो पेपर ही रहेगा। ओके, एंड व्हाट अबाउट द केमिकल चेंज, इन केमिकल चेंज अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। जो भी केमिकल रिएक्शन करवाई जा रही है उससे एक नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो जाएगा केमिकल चेंज में। कॉमन सा एग्जांपल है कि मिल्क से हमको कर्ड का फॉर्मेशन करना है, तो मिल्क में हम एक स्पून कर्ड इंट्रोड्यूस करेंगे, इनिशिएटर कहलाता है वो, कॉमन लैंग्वेज में जामन बोलते हैं उसको। तो उसमें क्या हुआ कि केमिकल रिएक्शन होगी, बहुत सारे बैक्टीरिया डेवलप हो जाएंगे और पूरा जितना भी कंटेनर है वो कंटेनर भर के कर्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, तो कुछ नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन हुआ। रस्टिंग ऑफ आयरन का एग्जांपल देख लो कि आयरन की केमिकल रिएक्शन हुई नेचर में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो उसके ऊपर आयरन की ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जाता है, दैट इज कॉल्ड रस्ट। तो रस्टिंग ऑफ आयरन। तो यहाँ पर ये पॉइंट समझाने का ये मतलब है कि इन केमिकल चेंज अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन से नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा। देन फिजिकल चेंज की बात करें, इट इज टेम्पररी चेंज। टेम्पररी का मतलब कुछ टाइम के लिए चेंज होगा, अगर आप उसको वापस से रिवर्स कर देंगे तो वो रिवर्स हो जाएगा। बट परमानेंट चेंजेस, आई मीन केमिकल चेंजेस परमानेंट चेंज, एक बार जो केमिकल सब्सटेंस बन गया वो परमानेंटली बना हुआ ही रहेगा, है ना। इसी से रिलेटेड जो थर्ड पॉइंट आ रहा है, फिजिकल चेंज इज इजीली रिवर्सिबल। व्हाट डू यू मीन बाय टर्म रिवर्सिबल, जिसको रिवर्स किया जा सके। व्हाट आई एम सेइंग यू, जो क्या हो सके बेटा, रिवर्स हो सके। रिवर्स हो सके यानी कि जो भी आपने चेंजेस किए हैं उस चेंज को आप अनडू कर दो, है ना, रिवर्स कर दो, तो वापस से आपको इनिशियल स्टेज मिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल आपने बल्ब का स्विच ऑन किया तो बल्ब ग्लो कर गया, इट इज काइंड ऑफ फिजिकल चेंज, क्योंकि जैसे ही आप क्या करेंगे, स्विच ऑफ करेंगे, वापस से बल्ब बंद हो जाएगा। ओके, बट केमिकल चेंजेस इरिवर्सिबल, ये रिवर्सिबल नहीं है, इसको हम रिवर्स नहीं कर सकते। किसको, केमिकल चेंज को। इट इज परमानेंट चेंज, एक बार केमिकल चेंज हो गया तो हो गया। फॉर एग्जाम्पल मिल्क से आपने कर्ड का फॉर्मेशन कर दिया, है ना, अब आप ये चाहें कि वापस से कर्ड से मिल्क बना ले तो ये पॉसिबल नहीं है ना। मिल्क से कर्ड बनाने के लिए क्या किया, मिल्क को गर्म किया, उसमें एक स्पून कर्ड इंट्रोड्यूस कर दिया और 3 से 4 घंटे में मिल्क से कर्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब इसकी रिवर्स प्रोसेस करें, उसी कर्ड से एक स्पून हम क्या निकाल लें, वापस से कर्ड निकाल लें, उल्टा करें और सोचे कि वापस मिल्क बन जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। सो वी कैन से इट इज इरिवर्सिबल प्रोसेस। ओके, इन फिजिकल चेंज वेरी लिटिल हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी इज यूजुअली एब्जॉर्ब्ड और गिवन आउट। इसमें एनर्जी कंसेंट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत कम अमाउंट में एनर्जी या तो एब्जॉर्ब होगी या गिवन आउट होगी, मतलब एनर्जी का कोई रोल ही नहीं है। कौन से चेंज में बेटा, फिजिकल चेंज में बहुत कम से कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। बट इन केमिकल चेंज लॉट्स ऑफ हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड और गिवन आउट, है ना। हीट और लाइट एनर्जी काफी ज्यादा एब्जॉर्ब भी होगी और साथ में क्या हो जाएगी, रिलीज भी हो सकती है। मास की बात करते हैं, फिजिकल चेंज में सब्सटेंस के मास में चेंजेस नहीं आएंगे, है ना, जितना पहले था उतना ही रहेगा, ठीक है ना। व्हाट अबाउट दिस, इन केमिकल चेंज मास ऑफ सब्सटेंस डज चेंज, सब्सटेंस के मास में चेंजेस आ जाता है। फॉर एग्जांपल प्योर आयरन था, नेचर में आपने खुला छोड़ दिया तो रस्ट बन गया, तो आयरन का जो मास था और जो रस्ट का मास है उन दोनों में फर्क आएगा। रस्ट का मास ज्यादा होगा किसके कंपैरिजन में, आयरन के कंपैरिजन में, क्योंकि एक नया प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है बच्चों, अब कुछ एग्जांपल देखते हैं फिजिकल और केमिकल चेंज के। ऑल काइंड ऑफ फिजिकल फिनोमिना, जिसमें हम क्या देखते हैं, मेल्टिंग, बॉइलिंग, इवापोरेशन, सब्लाइमेशन, ये सब फिजिकल चेंजेस हैं, है ना। जैसे कि एग्जांपल लिखा है मैंने, डिसोल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट इन वाटर, कॉमन सॉल्ट को आप वाटर में डिसॉल्व करते हैं, ये कौन सा चेंज है, आपका फिजिकल चेंज, है ना। इसी को आप रिवर्स कर दो, वाटर को वापस से बॉइल कर दो तो वाटर इवापोरेट हो जाएगा और कॉमन सॉल्ट आपको एज सच मिल जाएगा।
तो हम नॉर्मल फिजिकल मेथड से फिजिकल चेंज को रिवर्स कर सकते हैं, बट केमिकल चेंज को नहीं कर सकते। मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस को आपने क्या किया, 0 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड कर दिया, 1 2 3 4 डिग्री सेल्सियस, तो आइस वाटर में मेल्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसका रिवर्स कर दें, वापस वाटर को फ्रीज कर दें, तो वापस आइस बन जाएगा। ओके, सब्लाइमेशन की प्रोसेस, व्हाट इज सब्लाइमेशन? द प्रोसेस इन विच ऑन हीटिंग सॉलिड डायरेक्टली चेंजेस इनटू वेपर, सॉलिड डायरेक्टली गैस में चेंज हो जाता है। ओके, अब इसको कूल करेंगे तो वापस किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सॉलिड में। स्ट्रेचिंग ऑफ रबर, रबर को हम क्या कर सकते हैं? स्ट्रेच करें। सो दीज ऑल आर फिजिकल चेंजेस। बहुत सारे एग्जांपल हो जाते हैं, फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड, है ना, कटिंग ऑफ पेपर, ठीक है, रोटेशन ऑफ फैन, फैन का रोटेशन, दीज ऑल आर बेटा फिजिकल चेंज। क्लियर है ना। केमिकल चेंज की बात करते हैं, ऑल काइंड ऑफ केमिकल रिएक्शन, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, बर्निंग ऑफ कोल, बर्निंग ऑफ पेपर, ठीक है ना, डाइजेशन ऑफ फूड, फूड एक बार डाइजेस्ट हो गया तो उससे वापस से दूसरा फूड आप नहीं बना सकते, है ना, डाइजेशन ऑफ फूड, राइपनिंग ऑफ फ्रूट, फ्रूट एक बार पक गया देन वापस से वो अनराइप नहीं होगा, ठीक है। So there are various examples which we can classify into chemical, all kind of chemical reaction, नेचर में जो भी chemical reaction सोचते हैं समझते हैं वो सब क्या है? केमिकल चेंज ही है, जिसको नॉर्मल फिजिकल, जैसा फॉर्मेशन ऑफ वाटर, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के रिएक्शन से क्या बनेगा? वाटर बनेगा। और नॉर्मल आप बॉइलिंग से या इवापोरेशन से हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेपरेट नहीं कर सकते, वापस से आपको हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेपरेट करने के लिए केमिकल मेथड्स यूज करने पड़ेंगे, ठीक है बच्चों। तो ये तो चेंजेस को हमने बात की, एक बार आप लोग लिख लेंगे फिर हम आगे डिस्कस करते हैं। बच्चों इस सेगमेंट में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेपरेशन ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर्स को हमने देख लिया था कि जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स और कंपाउंड रैंडमली मिक्स हो रहे हैं बिना किसी फिक्स रेशियो बाय मास के, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही है ना, मिक्सचर का फॉर्मेशन फिजिकल चेंज है। तो हाउ टू सेपरेट दैट मिक्सचर, ठीक है। तो तीन टाइप में हम क्लासिफाई करते हैं। पहला होता है सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ सॉलिड्स, टू सॉलिड्स, देन वन सॉलिड एंड लिक्विड, और फिर तीसरे में आ जाएगा टू लिक्विड्स, है ना। तो पहले हम बात करते हैं कि सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ टू सॉलिड, दो ऐसे सॉलिड को का मिक्सचर आपने बना दिया तो उनको कैसे सेपरेट किया जाए। तो उनको सेपरेट करने के लिए बच्चों तीन मेथड्स हैं। फर्स्ट मेथड है बाय मैग्नेट, मैग्नेट से हम उसी सॉलिड के मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं, इन विच वन ऑफ द कंस्टिट्यूएंट इज आयरन, जिसमें एक कंस्टिट्यूएंट क्या प्रेजेंट हो? आयरन। फॉर एग्जांपल आयरन और सैंड, आयरन का सिंबल होता है Fe, ठीक है, Fe प्लस सैंड, ये इसका मिक्सचर है। तो आपने क्या किया कि उस कंटेनर में मैग्नेट को घुमा दिया, मैग्नेट घुमा देने से क्या हो जाएगा कि जितना भी आयरन कंटेंट है वो मैग्नेट से स्टिक हो जाएगा, और जो बच जाएगा वो क्या बच जाएगा? सैंड। इसके अलावा आयरन प्लस सल्फर, है ना, आयरन प्लस सल्फर है, तो हमने आयरन फिलिंग्स के लिए क्या कर दिया? उसके ऊपर जो है मैग्नेट घुमा दिया। तो ऐसा कोई भी मिक्सचर जिसमें एक कंपोनेंट क्या है बेटा? आयरन है, तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे? मैग्नेट का यूज करेंगे। अच्छा, इन तीन मेथड्स के अलावा एक कॉमन सा मेथड आता है बाय हैंड पिकिंग। ऐसे कुछ जैसे गेहूं से आपको जो है 10 छोटे छोटे कंकड़ बिनने हैं, तो उसके लिए क्या करते हैं हम? सीधा सीधा हैंड पिकिंग से अलग कर सकते हैं, विनोइंग है ना, उसको छान के अलग कर सकते हैं। कुछ जनरल मेथड्स हैं जो छोटी क्लास में पढ़े जाते हैं, हैंड पिकिंग, विनोइंग, इस तरीके से। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज आई मैग्नेट, जिसमें वन ऑफ द कंस्टिट्यूएंट इज आयरन। सेकंड आता है बाय सुटेबल सॉल्वेंट। ये एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है कि हम ऐसी चीज देख रहे हैं, ऐसा मिक्सचर देखते हैं जिसमें दो कंपोनेंट है, दो सॉलिड है, और दो सॉलिड में से कोई एक सॉलिड किसी एक सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाए बट दूसरा वाला नहीं हो, तो उसके लिए हम ये प्रोसेस यूज में ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल शुगर प्लस सॉल्ट, शुगर प्लस सॉल्ट, सॉरी शुगर प्लस सॉल्ट नहीं बेटा, मैं ये कहता हूं कि सॉल्ट प्लस सैंड, ठीक है। कॉमन सॉल्ट में क्या मिक्स कर दिया आपने? सैंड मिक्स कर दिया, और हमको क्या करना है? इनको सेपरेट करना है। तो हम इसके लिए सुटेबल सॉल्वेंट लेंगे वाटर, क्योंकि वाटर जो है सॉल्ट को डिसॉल्व कर लेगा बट सैंड को डिसॉल्व नहीं करेगा। तो पहले हमने वाटर लिया, वाटर जैसे ही उसमें ऐड किया उस मिक्सचर में, पूरा सॉल्ट डिसॉल्व हो जाएगा। अब उसको क्या करेंगे? फिल्टर कर देंगे। फिल्टर करने पे फिल्ट्रेट में हमको क्या मिलेगा? नीचे जो फिल्ट्रेट आएगा उसमें सॉल्ट प्लस वाटर, सॉल्ट का एक्वस सॉल्यूशन मिल गया, और ऊपर जो रेसिड्यू बच गया वो क्या बचेगा? सैंड बच गया, ठीक है बच्चों। अब सैंड को अलग कर दिया।
अब जो डिजोल्व फॉर्म में मिला है हमको सॉल्ट प्लस वाटर, उसको इवेपोरेट कर देंगे, हीट कर देंगे। बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन क्या निकल जाएगा, वाटर पूरा अलग हो जाएगा और सॉल्ट आपको एज सच मिल जाएगा। ठीक है बच्चों। इसके अलावा अगर हम देखते हैं सैंड प्लस सल्फर। अब बच्चों सल्फर जो है वाटर में सॉल्युबल नहीं है, बट सल्फर जो है सॉल्युबल हो जाता है कार्बन डाइसल्फाइड। याद रखेंगे कौन सा है, कार्बन डाइसल्फाइड, जिसका फॉर्मूला होता है CS2, है ना। तो इस सॉल्यूशन में हम क्या डालेंगे, वाटर नहीं डालेंगे, कार्बन डाइसल्फाइड डालेंगे। सैंड में डिसॉल्व नहीं होगा, बट सल्फर पाउडर येलो कलर का डिसॉल्व हो जाएगा। अब उसको फिल्टर कर देंगे, सैंड रेसिड्यू बन जाएगा। सल्फर पाउडर किस फॉर्म में आ जाएगा, सल्फर पाउडर जो है लिक्विड फॉर्म में आ गया कार्बन डाइसल्फाइड के साथ में। उसको नेचर में कुछ टाइम के लिए खुला छोड़ दो, कार्बन डाइसल्फाइड इवेपोरेट हो जाएगा और हमको क्या मिल जाएगा, सल्फर पाउडर आपको अलग से मिल जाएगा। ठीक है। तो ध्यान रखना है कि जो दो कंपोनेंट है उसमें एक कंपोनेंट ही उस सॉल्वेंट में डिसॉल्व होना चाहिए, दोनों नहीं, है ना। अब जैसे मैं आपको एक टारगेट देता हूं कि आपको सेपरेट करना है किसको, यहां लिख देता हूं मैं सॉल्ट प्लस शुगर। ठीक है, सॉल्ट प्लस शुगर को आपको सेपरेट करना है। अब आप क्या इसके लिए क्या सोच सकते हैं, क्या सॉल्वेंट होगा। अगर आपके दिमाग में आ रहा है वाटर, तो वाटर में सॉल्ट भी डिसॉल्व हो जाएगा और शुगर भी डिसॉल्व हो जाएगा, तो वाटर इसका आंसर नहीं है। इसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, ईथर। ध्यान रखेंगे ईथर, है ना, या डाई इथाइल ईथर एक केमिकल आता है, क्या नाम मैंने बोला, ईथर, ETHER। ये ईथर क्या करेगा, शुगर को डिसॉल्व कर लेगा बट सॉल्ट को डिसॉल्व नहीं करेगा। फिल्टर कर देंगे, सॉल्ट आपका एज सच बच गया, रेसिड्यू, और क्या डिसॉल्व हो जाएगा, शुगर। उसको हम क्या कर देंगे, कुछ टाइम के लिए नेचर में खुला छोड़ देंगे, तो जो ईथर है वो पूरा इवापोरेट हो जाएगा और जो बच जाएगा वो क्या बच जाएगा, आपका शुगर बच जाएगा। ठीक है बच्चों। तो ये हो गया आपका बाय यूजिंग सुटेबल सॉल्वेंट। क्लियर है यहाँ तक। अब आते हैं तीसरे बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, ये फर्स्ट चैप्टर में था हमारे, जो इस बार कट गया है, बाय द प्रोसेस ऑफ सब्लाइमेशन। सब्लाइमेशन क्या होता है समझिए। सब्लाइमेशन इज द प्रोसेस इन विच द सॉलिड इज डायरेक्टली चेंजेस इनटू गैस ऑन हीटिंग। ठीक है, ये डेफिनेशन सुनिए, मैं लिख नहीं रहा हूं। द प्रोसेस इन विच सॉलिड इज डायरेक्टली चेंजेस इनटू गैस और वेपर ऑन हीटिंग एंड ऑन कूलिंग अगेन द वेपर इज कन्वर्टेड इनटू सॉलिड। सॉलिड को हम हीट कर रहे हैं तो वो लिक्विड में नहीं बन के कौन से स्टेट में चला जाएगा, सीधे गैसियस स्टेट में चला जाएगा। और उस गैस को वापस से कूल करें तो वापस से वो कौन से स्टेट में आ जाएगा, सॉलिड स्टेट में। मतलब बेसिकली सब्लाइमेशन की प्रोसेस में लिक्विड स्टेट नहीं आती है। ठीक है। अब सब्लाइमेशन हर सब्सटेंस शो नहीं करता है, कुछ स्पेसिफिक सब्सटेंस हैं, जैसे कि कैम्फर, हिंदी में कपूर बोलते हैं बेटा, कैम्फर आप लोगों ने देखा होगा, कुछ टाइम के लिए खुला छोड़ दो तो वो उड़ जाता है ना। नेफ्थलीन बॉल्स, नेफ्थलीन बॉल का कॉमन सा एग्जांपल आप घर में यूज करते हैं। नेफ्थलीन बॉल बारिश के दिनों में फंगस से बचाने के लिए, कुछ टाइम बाद वो नेफ्थलीन बॉल्स कहाँ जाती हैं, वो सब एयर में गैस बन के निकल जाएंगी। आयोडीन, अमोनियम क्लोराइड, और अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला है हमारे पास NH4Cl। याद रखेंगे, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। ठीक है। व्हाट इज दैट, कैम्फर, आयोडीन, जो है नेफ्थलीन, अमोनियम क्लोराइड। इसके अलावा एक और सब्सटेंस आप कह सकते हैं एंथ्रासीन। उसके अलावा होता है ड्राई आइस। ड्राई आइस है क्या बेटा, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड कौन से फॉर्म में, सॉलिड, सॉलिड CO2 लिखा है मैंने। ठीक है। तो ये सब सब्लाइमेशन की एक्टिविटी शो करते हैं। अब सब्लाइमेशन से आप किसको सेपरेट कर सकते हैं, आपने दो कंपोनेंट को मिक्स किया, उसमें से एक कंपोनेंट ऐसा है जो सब्लाइमेशन शो करता है और दूसरा वाला सब्लाइमेशन शो नहीं करता है। ठीक है बच्चों। तो जो सब्लाइमेशन की प्रोसेस शो करता है उसको हम क्या कर सकते हैं, इन सब प्रोसेस से सब्लाइमेशन से शो सेपरेट कर सकते हैं। तो कंडीशन क्या होनी चाहिए, एक सब्लाइमेशन शो करे और दूसरा वाला नहीं करे। फॉर एग्जाम्पल, यू आर गिवन मिक्सचर ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड कॉमन सॉल्ट, है ना। क्या क्या मैंने बता दिया, सेपरेशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड, क्या फॉर्मूला बनता है, NH4Cl, है ना। अगर नहीं आ रहा है इधर तो देख लो, NH4Cl प्लस कॉमन सॉल्ट दैट इज NaCl। इन दोनों के मिक्सचर को सेपरेट करना है। तो ये सब्लाइमेशन की पूरी प्रोसेस देखें। एक हमने चाइना डिश लिया,
ठीक है, गोल आपको दिख रहा है चाइना डिश। इसके नीचे अंदर क्या हमने रखा, मिक्सचर किसका, अमोनियम क्लोराइड और कॉमन सॉल्ट का। इसको स्टैंड पे रख दिया, वायर गैस वाले स्टैंड पे, और नीचे हमने बर्नर रख दिया। अब हम क्या करते हैं, इसको हीट करेंगे। ऊपर हमने फनल रख दी कि जो वेपर बने वो निकले नहीं, उल्टी इन्वर्टेड फनल रख दी, और फनल के ऊपर कॉटन से उसको प्लग कर दिया। ठीक है बच्चों, ये आपको सेटअप समझ में आ रहा है। जैसे इसको हीट करेंगे तो हीटिंग पे अमोनियम क्लोराइड सब्लाइमेशन शो करेगा और उसकी वेपर्स बनेंगी। ये दिख रहा है आपको, अमोनियम क्लोराइड की क्या बन रही है, वेपर्स। अब ये वेपर ऊपर जाएंगी, ऊपर टेम्परेचर कम है, फनल में टेम्परेचर कम है क्योंकि हीटिंग नीचे हो रही है। तो जैसे ही फनल तक पहुंचेंगे यहाँ पे कूलिंग हो जाएगी। कूलिंग होते ही ये वापस से कौन सी स्टेट में आ जाएगी, सॉलिड फॉर्म में आ जाएगी, और ये फनल की वॉल्स पे, फनल की दीवारों पे स्टिक होने लग जाएंगे। तो सॉलिड मैंने लिखा है सॉलिड अमोनियम क्लोराइड है ना, NH4Cl फॉर्मूला है आफ्टर सब्लाइमेशन। ठीक है, और ऐसे लगातार प्रोसेस चलती जाएगी तो नीचे क्या बच जाएगा आपका, सोडियम क्लोराइड, और पूरा अमोनियम क्लोराइड ऊपर आके फनल पे स्टिक हो जाएगा। तो इस तरीके से दोनों कंपोनेंट एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, ये आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक। तो ये दो सॉलिड को सेपरेट करने के लिए हमारे पास 3 मेथड्स थे। एक जनरल मेथड तो हो गया हैंड पिकिंग, विनोइंग, ये सब फिल्टर वाला। अदरवाइज बाय यूजिंग मैग्नेट, मैग्नेट में हम क्या यूज कर रहे हैं, एक आयरन कंपोनेंट होना ही चाहिए। बाय यूजिंग सुटेबल सॉल्वेंट, दूसरा वाला, 2 कंपोनेंट हैं तो जिस सॉल्वेंट का यूज कर रहे हैं उसमें एक ही डिसॉल्व हो, दूसरा नहीं। और तीसरा हम बता रहे हैं किसका, सब्लाइमेशन, जिसमें सॉलिड को डायरेक्टली किसमें कन्वर्ट किया, गैस में, लेकिन 2 कंपोनेंट में से एक ही सब्लाइमेशन शो करे, दूसरा वाला नहीं करे। ठीक है बच्चों, तो ये क्लियर हो गया आपके दिमाग में, ऐसा पूरा लिख लो बोर्ड वाला। बच्चों इस सेगमेंट में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। ठीक है, थोड़ा सा मैं कैमरा नीचे करूंगा। हाँ, सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। ठीक है बच्चों, अब इसको यानी कि सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व किया गया है तो कैसे इनको सेपरेट किया जाए। इनको सेपरेट करने के लिए हमारे पास 6 मेथड्स हैं। पहला मेथड है बाय फिल्टरेशन, बाय सेंट्रीफ्यूगेशन, इवेपोरेशन, क्रिस्टलाइजेशन, क्रोमेटोग्राफी एंड डिस्टिलेशन। एक एक को हम डिस्कस करेंगे। पहले हम फिल्टरेशन को डिस्कस करते हैं। और बच्चों ये वीडियो मैं शाम को बना रहा हूँ, लाइट थोड़ी कम है तो थोड़ा सा आपको डार्क नजर आ रहा है। ठीक है ना, देखते हैं फिल्टरेशन क्या है। फिल्टरेशन में हम क्या करते हैं, फिल्टर पेपर का यूज करते हैं। फिल्टर पेपर जनरली आप लोग लैब में देखेंगे, पेपर का बना हुआ एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम फोल्ड कर लेंगे, फनल के ऊपर लगा लेंगे, और उसमें जो भी सब्सटेंस फिल्टर करना है फिल्टर करेंगे, नीचे एक बीकर में कलेक्ट होता जाएगा जो दूसरा मटेरियल है आपका। ठीक है, तो जितना भी उसका फिल्ट्रेट है, जो लिक्विड पोर्शन फिल्टर होके नीचे आ गया वो फिल्ट्रेट कहलाएगा, और जो सॉलिड पार्टिकल हैं जो फिल्टर नहीं हुए वो रेसिड्यू कहलाता है, और वो फिल्टर पेपर में ही रह जाएगा आपका। चॉक पाउडर और वाटर को आपको सेपरेट करना है, या सैंड प्लस वाटर को सेपरेट करना है, तो आप क्या करेंगे, फिल्टर पेपर लेके उसको फनल में अप्लाई करेंगे। ठीक है, फनल में अप्लाई करने के बाद उसको पॉर करेंगे तो नीचे फनल से जो वाटर निकल के आएगा वो फिल्ट्रेट कहलाएगा, बीकर में कलेक्ट हो जाएगा, और फिल्टर पेपर में सॉलिड सब्सटेंस रह जाएगा, दैट इज कॉल्ड रेसिड्यू, जो फिल्टर नहीं हुआ है। ठीक है बच्चों, ये तो हो गया। अब एक बहुत कॉमन सा एग्जांपल घरों में आप सभी लोग जानते हैं फिल्टरेशन की प्रोसेस का। कौन सा एग्जांपल जानते हैं आप लोग, जो चाय हम बना रहे हैं और उसके बाद हम उसको फिल्टर करते हैं, है ना, चाय छन्नी में, दैट इज फिल्टरेशन, है ना। तो जो आपका चाय छन्नी है ना, उसके अंदर क्या रह जाता है, सॉलिड मटेरियल, यानी कि टी लीव, चाय की पत्ती रह जाती है, और नीचे पूरा फिल्ट्रेट, चाय पूरी नीचे फिल्टर हो जाती है। तो बहुत कॉमन सा मेथड है, इसमें कोई इतना दिक्कत वाली बात नहीं है। फिल्ट्रेशन की प्रोसेस में एक चीज निकल के आती है कि सप्लाई ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इन अ सिटी। हम देखते हैं कि हमारे घरों में वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट से वाटर फिल्टर होता हुआ आता है। सप्लाई का पानी सभी के घरों में आता है, कुछ लोग अपने घर में बोरिंग करवा रखते हैं, है ना। तो जो मोस्ट ऑफ द 80% से 90% लोगों के घरों में सप्लाई का पानी आता है। ठीक है, तो वो सप्लाई का पानी कहाँ से आ रहा है और किस तरीके से फिल्टर होके आ रहा है, इस चीज को हमको डिस्कस करना है। तो सबसे पहले सप्लाई का पानी जो जहां से आ रहा है, एक वाटर रिजर्वर होता है ना। ये बहुत बड़ा कोई कैनाल हो सकती है, कोई पॉन्ड हो सकता है, कोई रिवर हो सकता है, या कोई कुआं हो सकता है, वेल, दैट इज कॉल्ड रिजर्वर, जहां गंदा पानी पहले से स्टोर्ड होता है। वो बारिश का पानी हो सकता है, या पूरी सिटी का जो पानी आ रहा है वापस से वहीं कलेक्ट होगा और उसको फिल्टर करके दिया जाएगा। तो उस रिजर्वर से वाटर को पाइप के थ्रू पंप किया जाता है। ये पाइप लगा दिया,
और पंपिंग मशीन से होता हुआ ये एक पर्टिकुलर टैंक में आता है। दिस टैंक इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन टैंक। सेडिमेंटेशन टैंक में वाटर को कुछ टाइम के लिए वहीं रहने दिया जाता है। तो कुछ टाइम में वाटर जब रह जाएगा तो इसमें जो बड़े सॉलिड पार्टिकल्स हैं, ठीक है ना बेटा, बड़े सॉलिड पार्टिकल जो हैवी पार्टिकल्स हैं वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं। नीचे ये डार्क कलर में सेटल हो गया है। जो हैवी पार्टिकल्स हैं, बड़े पार्टिकल्स हैं, सॉलिड फॉर्म में हैं, जो पानी के साथ में कीचड़ मड जितना भी आया है वो सेटल डाउन हो जाएगा। ठीक है, अब अगली बार जो वहां से पानी आएगा, अगला टैंक आता है इसको लोडिंग टैंक। लोडिंग टैंक में हम डालते हैं एलम। एलम को हिंदी में बोलते हैं हम फिटकिरी। ठीक है बच्चों, एलम क्या करता है, बहुत पाउडर फॉर्म में एलम हम डालेंगे। एलम के चारों तरफ बहुत सारे छोटे पार्टिकल्स, इम्प्यूरिटीज इस तरीके से होते हैं कि वो इसी पूरे वाटर में बिखरे हुए रहते हैं क्योंकि वो हल्के हो जाते हैं। तो एलम जैसे ही आएगा तो एलम के पार्टिकल्स के चारों तरफ ये डस्ट पार्टिकल कलेक्ट हो जाएंगे और हैवी हो जाएंगे, है ना, लोड हो जाएगा एलम, और वही डस्ट पार्टिकल भारी होने की वजह से नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो हुआ क्या था, जो पार्टिकल यहाँ सेडिमेंटेशन टैंक में नहीं हुआ वो किस में आ गया, लोडिंग टैंक में, एलम से कंबाइन हुआ। ठीक है ना, एलम यानी कि फिटकिरी से कंबाइन हुआ और क्या हो गया जाएगा, नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आपको बात समझ में आ रही होगी, क्योंकि एलम के चारों तरफ डस्ट पार्टिकल कलेक्ट हुआ है तो पार्टिकल हैवी हो गया। अगली बार यही आएगा, नेक्स्ट टैंक आता है फिल्ट्रेशन टैंक। फिल्ट्रेशन टैंक में 3 लेयर्स होती है स्टोन की। सबसे नीचे बड़ी लेयर होती है इसको ग्रेवल, बड़े बड़े पत्थर होते हैं। उसके ऊपर वाली लेयर होती है कोर्स सैंड, है ना, बड़ी वाली सैंड होगी, और उसके ऊपर होती है फाइन सैंड। ये 3 लेयर्स में पानी पास होता हुआ नीचे बढ़ेगा। तो होगा क्या कि फाइन सैंड वाली लेयर में फाइन सैंड आके चिपक जाएगी अगर वाटर के साथ में जो आ रहा है। सेकंड लेयर कोर्स सैंड में कोर्स सैंड चिपक जाएगा, और ग्रेवल यानी कि कोई बड़ा पत्थर आ रहा है तो यहाँ पे आके चिपक जाएगा, अटैच हो जाएगा, और वाटर यहाँ से आगे बढ़ेगा। तो यहाँ तक आते आते पूरा वाटर क्या हो चुका है, डस्ट से फ्री हो चुका है, ऐसा हम मान रहे हैं। वहां तक आते आते पूरा वाटर किससे फ्री हो चुका है, डस्ट पार्टिकल से फ्री हो चुका है। उसमें ग्रेवल, कोर्स और फाइन सैंड सभी पार्टिकल इस फिल्ट्रेशन टैंक में ही कलेक्ट हो चुके हैं। अब वाटर आएगा इस टैंक में, इस टैंक को नाम दिया गया क्लोरीनेशन टैंक, क्योंकि वाटर डस्ट फ्री तो हो चुका है बच्चों, लेकिन उसमें जर्म्स अभी भी प्रेजेंट है। बैक्टीरिया हो सकता है, ठीक है, फंगस हो सकता है, तो उस जर्म्स से उसको क्लीन करने के लिए इसके अंदर क्लोरीन गैस पास की जाती है, ब्लीचिंग पाउडर रखा जाता है। ओके, तो ये क्या करेगा, उस वाटर को जर्म फ्री कर देगा। उसमें जर्म्स होंगे तो वो जर्म्स मर जाएंगे। उसके बाद में पंपिंग स्टेशन से होता हुआ ये आएगा शहर में, पूरी पाइपलाइन के थ्रू पहुंचेगा वाटर स्टोरेज टैंक। आपके गली के आसपास कोई पानी की टंकी होगी, जिससे आप जनरली अपने घर का एड्रेस बताते हैं, पानी की टंकी के पास में या फिर पानी की टंकी से लेफ्ट साइड में, उससे नीचे उतरना है, उससे ऊपर चढ़ना है, जो भी है। ठीक है, शोले में देखा था ना ये पानी की टंकी, खैर वो बहुत पुरानी बात होगी, शोले वाली आपको समझ में नहीं आएगी। तो पानी की टंकी जो आपके घरों में है, जो एक पर्टिकुलर कॉलोनी में 1 या 2 टंकी होती है और वाटर सप्लाई करती है, तो पूरा वाटर इसमें आके स्टोर हो जाएगा। यहाँ से पाइपलाइन के थ्रू, है ना, जो वाटर वर्क डिपार्टमेंट का मेंबर है, वो ऑफिसर है, वो सुबह आके या जिस भी टाइम में आके उसको ओपन करेगा, उसके वॉल को खोलेगा, और आपके घरों में क्या हो जाता है, टैप के थ्रू, ठीक है, होम में या आपके घर में ये वाटर सप्लाई हो जाएगी। ठीक है, चाहे वो 1 घंटे आए, 2 घंटे आए, जितने भी टाइम वाटर आए। ठीक है, तो इस तरीके से वाटर को प्यूरिफाई करके दिया जाता है। तो बच्चों, आज से 3-4 साल पहले तक तो इस मेथड से वाटर आता था और एकदम क्लीन आता था, बट अब पता नहीं क्या हो गया है कि आप ये समझिए कि तकरीबन 12 में से 8 महीने घर में पानी गंदा ही आता है, पीला पानी। आप आए दिन न्यूज़पेपर में देखते होंगे, है ना, बदबूदार पानी आ रहा है, पीला पानी आ रहा है, कीचड़ जैसा पानी आ रहा है, फंगस वाला पानी आ रहा है ना। तो इसका एक ही कॉन्सेप्ट है कि हम घर में जो हम वाटर ले रहे हैं एज सच हम यूज नहीं कर सकते, उसको हमको अलग से फिल्टर करना ही होगा। चाहे जो भी फिल्ट्रेशन डिवाइस हो आपके घर में, उससे फिल्टर करके ही पानी पीना चाहिए। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट हो गया फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन में हमने सिटी में किस तरीके से सप्लाई किया जा रहा है वाटर, इसको डिस्कस कर लिया। ठीक है बच्चों, तो ये आप लोग लिख लो, एक बार पूरा बना लो, इसके डिटेलिंग इसके नोट्स में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ओके बच्चों, तो आज का कॉन्सेप्ट हमारा इतना ही था, है ना। हम एक एक मेथड को हम आगे चल के और भी डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।